अनिका अपना मुंह दिखाओ, ऑरेंज हुआ कि नहीं? टंग दिखाओ, टंग। आज का ये व्लॉग पिछले व्लॉग से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कुछ दिन पहले से मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें बताना भी ज़रूरी है, दिन का रूटीन भी दिखाना ज़रूरी है। बनाया है ब्रेकफास्ट में साबूदाना बड़ा। वैसे तो मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, लेकिन अनिका को पसंद है और आज उसे लंच में यही ले जाना था, तो मैंने आज इसके लिए ये बनाया है। और अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इधर ये मैंने राजमा रख दिया है बॉयल होने के लिए। साइड पे गैस ऑन कर देती हूँ। तो ये राजमा यहाँ पे बॉयल हो रहा है और मैं ये कुकर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे राइस बनाना है, तो ये फटाफट से काम कर लेती हूँ और लंच बनाने के बाद में आपसे मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट तो बन गया, अब मैं यहाँ लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये तैयारी करके रख दूँगी, सफल का लंच पैक करके रख दूँगी क्योंकि घर के बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग है, जो अभी मुझे निपटाने हैं। आंटी कई दिन से छुट्टी पर गई हैं और अभी वो अपकमिंग डेज़ में आने नहीं वाली हैं 1 वीक तक, तो बहुत सारा कुछ है जो मुझे अभी अकेले मैनेज करना है। एंड प्रेगनेंसी का टाइम है, बहुत ज़्यादा बिज़ी और हेक्टिक टाइम हो जाता है ये एक लेडी के लिए, स्पेशली अगर उसका घर में एक और बच्चा है तो। और ऐसे में आप लोनली मत फील करो। आई नो बहुत लोनली फील होता है, अकेला अकेला सा लगता है। घर भी संभालो, खुद को भी देखो, क्लीनिंग भी करो और कोई हेल्प के लिए नहीं होता है तो फिर और लगता है। और ऐसे में बस क्या कर सकते हैं, पॉजिटिवली आप थोड़ा थोड़ा करके काम करिए क्योंकि जब आप बर्डन लोगे तो आप जल्दी थक जाओगे और थक जाओगे तो फिर आप एग्जॉस्ट फील करने लग जाओगे और फिर आपको होने लगेगी इरिटेशन, जो कि बहुत बुरी हो जाती है स्पेशली ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी। तो अभी सब लोग जा चुके हैं और किचन से मैं फ़िनिश हो चुकी हूँ क्लीनिंग करके, आपने देखा ही। और अब मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, यहाँ लिविंग रूम क्लीन करूँगी, फिर बेडरूम क्लीन करूँगी, तो सब झाड़ू ही कर रही हूँ क्योंकि पोछा लगाने की तो हालत नहीं है और अलाउड भी नहीं है। वैसे तो मुझे झाड़ू लगाना भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भी बेंड होना मना है, बट क्या करें, घर इतना गंदा हो रहा है और बच्चा आएगा भी खाना पीना खाएगा घर पे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये कर देती हूँ जिससे कि सफल के ऊपर बहुत बर्डन नहीं पड़े, हेल्प हो जाए उनकी भी थोड़ी बहुत। और एकदम से बोझ डालना हस्बैंड के ऊपर अच्छा नहीं लगता जब तक कि वो खुद से फ्री होकर के आपकी हेल्प ना करें। तो यहाँ पर हस्बैंड को अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए। सारे हस्बैंड को, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, अकेले हो, घर से दूर रह रहे हो, कोई नहीं है आपके पास, तो हस्बैंड ही एक अकेला सपोर्ट होता है जो कि अपनी वाइफ की मदद कर सकता है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को सपोर्ट कर सकता है, उसे मोटिवेट फील करा सकता है और उसे पॉजिटिव फील करा सकता है। तो मेरे हिसाब से सारे हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए अगर वो अकेले रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं। पहले मैं ये रूटीन शायद नहीं शेयर करती, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली में, जो कि अकेले हैं और प्रेग्नेंट हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अकेले रहने की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये रूटीन शेयर करूँगी तो आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि हम जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ अच्छा करते देखते हैं, पॉजिटिव करते देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। और आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी कर सकते हो, मैं भी करती हूँ। आई नो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा एनर्जेटिक थी, ज़्यादा एक्टिव थी, अब उतनी नहीं हूँ, जल्दी थक जाती हूँ, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। एज भी 30+ हो गई है और एक बच्चा भी है, घर भी है, तो सब कुछ मैनेज करना अकेले आसान नहीं होता है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ। पहले फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। सो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 11:30 हो गया है, 11:30 हो गया इधर। और मैं सारा काम निपटा करके अब आ करके बैठी हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी मेड है, आंटी जो आती है हमारे यहाँ काम करने के लिए और फिर एक्स्ट्राज में मेरी हेल्प कराने के लिए आती है, वो इस समय छुट्टी पे गई हैं और बहुत अर्जेंट था उनको, होली पर गांव जाना था उनके, तो वो गई। और 10 to 11 डेज़ की वो छुट्टी पर हैं, तो होली के एक दिन पहले शायद वो 17 को गई थी यहाँ से,
हाँ मतलब 17 से वो छुट्टी पर हैं, 16 को आई थी, वो शाम को काम करके गई थी, फिर उसके बाद से वो छुट्टी पर हैं। और आज हो गई है, आज क्या हो गई है, लेट मी चेक, आज हो गई 21। ओके, आज 21 तारीख हो गई है मार्च की। ओ गॉड, आई एम सो टायर्ड। Where's my water? Let me have some water first. ओ गॉड, अभी बहुत गर्मी हो गई है। अब लिटरली एकदम गंदी वाली गर्मी अभी से शुरू हो गई है। अभी तो सिर्फ मार्च है और मुझे इतनी गर्मी लग रही है, एसी में भी गर्मी लग रही है मुझे। बहुत ज़्यादा चिल करके सो नहीं सकती बिकॉज फिर बोन्स का पेन शुरू हो जाता है, बैक में और थाइज में पेन वैसे भी रहता है और शुरू हो जाता है। तो बहुत चिल तो नहीं कर सकते, फिर भी हम 25 पे करके सोते हैं। 25, 24, 25 ऐसे होता रहता है, तो इस पे सोते हैं हम। और उस वजह से क्या, घर के जो थोड़े मोड़े काम थे वो मुझे करने पड़ रहे हैं। अब क्या, जो झाड़ू लगानी होती है, मतलब ग्रूमिंग डस्टिंग जो होती है डेली की, वो तो रोज़ ही करनी पड़ जाती है एक राउंड। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ लिविंग रूम और किचन ही करती हूँ। और जो मेरा वाला रूम है जिसमें अभी मैंने किया, ये मैं ऑल्टरनेट डेज पे करती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ करके कर रही हूँ। और लाइक होली के एक दिन पहले मैंने किया था, मतलब 17 को किया था। देन उसके बाद में मैं आज कर रही हूँ, मतलब आज काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी गैप हो गया ऐसे। और लिविंग रूम तो रोज़ ही करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा मोड़ा करके कुछ गंदगी हो ही जाती है और पैर में फिर खिस लगती है। बाकी और 2 जो रूम है उसमें बिल्कुल भी मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, जो जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी तक तो वो रूम क्लीन थे, लेकिन अब थोड़ा सा गंदा होना शुरू हो गया है। तो मैं सफल को बोलूँगी कि वो क्लीन कर दें, भाई मुझसे तो नहीं होने वाला है। मैंने इतना किया और इतना में ही मेरी बैंड बच चुकी है, तो मैं खड़े होकर के करती हूँ। बर्तन का क्या करती हूँ कि मशीन हमारे पास है, डिश वॉशर से हमने परचेज़ कर लिया था अभी दिवाली के अराउंड ही। तो उसमें हम बर्तन लगा देते हैं और बर्तन साफ़ होके आ जाते हैं 1.5-2 घंटे में। तो वो 2-3 राउंड जो भी लगते हैं वो हमारे लग जा रहे हैं अभी, क्योंकि मिक्स होते हैं बर्तन, तो उसमें एक पर एक हम ठूस नहीं सकते हैं तो थोड़े करके लगाने पड़ते हैं बर्तन। तो इस तरीके से वो हो रहा है। अदरवाइज़ आंटी ही करती थी बर्तन, हम मशीन का यूज़ ही नहीं कर रहे थे इतने दिन से। सिर्फ जिस दिन वो छुट्टी पर गई या फिर वो नहीं आई या फिर लेट आई, मुझे कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए थी तो ही मैंने वॉश किया उसमें, अदरवाइज़ नहीं चल रहा था। बट अभी कंटिन्यूअस सिंस शी इज़ नॉट कमिंग हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं और उससे तो थोड़ा सा राहत मिल गई है। बाकी घर में और कुछ भी नहीं है, जो भी क्लीनिंग थी आंटी ऑलरेडी करके चली गई थी, तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा सोफ़े अभी डर्टी हो रहे हैं, तो सोफ़े को भी क्लीन करना है, देखते हैं अगर हो पाता है। सफल को बोलती हूँ, और नहीं हो पाता है तो आंटी आएंगी तो वही करेंगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी भाई, क्योंकि डस्ट करो ना ऐसे कपड़े से झटके से तो पूरा झटका लगता है बॉडी में, और अभी इतना प्रेशर लेना सही नहीं है। और कल सफल ने मतलब टॉयलेट वगैरह भी सब क्लीन कर दिए थे, तो वो भी अभी मैं नहीं कर रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा, करूँगी क्या। और मना भी है ये सब काम करना मुझे, जिसमें कि हैवी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब अभी मुझे मना है। और अब मैं कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना पेन होने लगता है ना, ये अपना जो लोअर एब्डोमेन होता है इस पे और बैक पे बहुत पेन होने लगता है। तो अभी इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो थोड़ा सा और अपनी जगह बढ़ाने लगता है, बड़ा होने लगता है। बेबी की भी लेंथ बड़ी हो जाती, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा बेबी हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। वेट भी उसका ½ kg से ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी में आपको बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी, पेन भी हो सकता है कि क्रैम्पिंग भी बनी रहे कंटिन्यूस, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है तो क्रैम्पिंग होना ऑब्वियस है। बेबी की किक भी आती रहती है साथ में, तो सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। और यूरिन के लिए स्पेशली ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको हो सकता है हर समय यूरिन जैसा फील हो, या फिर आपको ऐसा फील हो कि वो प्लेस पर आपको प्रेशर या पेन जैसा फील हो, तो ऐसा कुछ बना रहेगा। बट कुछ भी ऑड हो तो फिर डॉक्टर से ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें नेचुरल होती ही हैं। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था साबूदाना बड़ा, मैंने आपको बताया ही, अनिका को दे दिया था मैंने वो बना करके। और अभी मैंने भी वही खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, मतलब ग्रेप्स खा लिए। ग्रेप्स मैंने उठा के अंदर रख दिए लग रहा है।
तो वो खाए थे। और ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी, अभी दूध आ गया है तो दूध पीऊँगी, फिर लड्डू खाऊंगी। लंच भी रेडी है, सफल का लंच मैंने पैक कर दिया है, बस वो आएंगे अभी अनिका को ड्रॉप करने और अपना लंच लेके चले जाएंगे। और मैं वेट कर रही हूँ अनिका का, वो स्कूल गई है, आजकल वो स्कूल जा रही है तो घर बहुत खाली खाली सा लगता है। चलो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फीलिंग सो टायर्ड। यहाँ मैंने मसाला पीस के रख लिया है राजमा के लिए। इसमें मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची और टमाटर ऐड किया, थोड़ा सा अदरक ऐड किया है। ये राजमा बॉईल करके रख लिया है और ये स्लाइस करके मैंने अनियन रखी है यहाँ पर। राइस भी सोक कर दिया है, बस इसको चढ़ाना है कुकर में। और ये कुछ खड़ा मसाला है जो मैं डालने वाली हूँ कुकर में। कुकर में बना रही हूँ राजमा, अच्छा बन जाता है। सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, रिफाइंड वगैरह मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो सरसों ही यूज़ कर रही हूँ। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं अब ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। जीरा है, तेज़पत्ता है, थोड़ी सी दालचीनी है, अपने हिसाब से मसाले चेंज कर सकते हो डालना हो तो। और इसके बाद ये थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, फिर इसमें मैं अनियन डाल दूँगी जो मैंने डाइस करके रखी है। अनियन थोड़े से रेड हो गए हैं, अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो हमने प्यूरी बना के रखी हुई है। प्यूरी ऐड कर दी है हमने इसमें और अब इसे थोड़ा सा चलाएंगे। फिर इसके बाद इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। तो मसाले में मैंने काश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये छोले मसाला है, मैं यही राजमा में डालती हूँ, हल्दी है, नमक है और थोड़ी सी धनिया पाउडर डालूँगी। मसाला हल्का भुन गया है तो अब इसमें मैं मसाले का ये पानी है, इससे मैंने घोल बना लिया है मसाला डाल के, ये मिला दूँगी। एक सारा मसाला मिल जाता है और अच्छे से पक जाता है। भूनना ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं इसमें राजमा मिलाऊंगी। इसमें मैं ऊपर से कटा हुआ टमाटर भी मिला रही हूँ, जो आप अलग से टमाटर ऐड करते हो और जो मिलाते हो मसाले में वो तो अलग ही होता है। मसाला भुन चुका है अच्छे से और अब इसमें मैं ऐड करूँगी राजमा जो बॉईल करके रखा था मैंने, और इसका जो पानी जिसमें मैंने बॉईल किया था राजमा उससे भी डालूँगी मैं। जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी बढ़ा करके फिर मैं सीटी लगा दूंगी। 4 सीटी लगाऊंगी तो अच्छे से पक जाएगा राजमा। देखो राजमा अच्छे से मिल गए हैं और बॉयल भी हो गए हैं, तब इसमें हम पानी डालेंगे और अब मैं इसे सीटी लगा दूंगी। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, इसी से टेस्ट इन्हांस होता है खाने में। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और इससे टेस्ट इन्हांस होता है, तो ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलो अब इसको बना लेते हैं और फिर राइस भी हमें चढ़ाना है, तो ये करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इधर मैं राइस बनाने जा रही हूँ और मैं फ्यूचरा वाले कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, और इसमें मैंने राइस रखा है। इस कुकर का एक बेनिफिट ये होता है, इसमें खाना बहुत अच्छे से पकता है, अच्छे से सिक जाता है, अच्छे से पक जाता है, बॉइल्ड हो जाता है। इसे यूज़ करने के 2-3 इंस्ट्रक्शन है जो ध्यान में आपको रखने हैं, अदरवाइज़ आप कुकर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसमें एक तो पानी कम लगता है, नॉर्मल कुकर में जितना पानी डालते हैं उससे कम पानी इसमें लगता है। जैसे कि अगर राइस बना रहे हो आप और राइस में आप 1 गिलास पानी डालते हो तो इसमें आपको 1 गिलास ही पानी लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और दाल, छोले, राजमा में तो और कम लगता है, बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। ये इस कुकर की लिड है और ये है इसकी सीटी। तो बहुत ही ध्यान से हमें ये कुकर बंद करना है क्योंकि इसका शेप थोड़ा अलग है इसके लिड का। कुकर बंद करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कहीं से कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप गैस को ऑन कर दीजिए। बहुत जल्दी इस कुकर में खाना बन जाता है, इसका बेनिफिट मुझे यही लगता है। और ड्रॉबैक ये है कि इसको बार बार आपको यहाँ से स्टीम बाहर करनी पड़ती है, जो इसकी स्टीम बनती है ना सीटी की, वो यहाँ से आपको निकालनी पड़ती है। तो बस यही चीज़ है जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगती है कि मतलब आपको खड़े रहना पड़ेगा यहाँ पर स्टीम बाहर करने के लिए। राजमे में 2 सीटी आ चुकी है, 2 और दिलाऊंगी और फिर इसके बाद में मैं इसे बंद कर दूंगी। फिर देखते हैं राइस बन रहा है कि नहीं। इधर दूध भी आ गया है और इसे मैं अभी चढ़ा दूंगी, तो क्योंकि राजमा बन रहा है इसलिए साथ में मैं दूध नहीं रखूंगी। राजमा में 4 सीटी आ चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। जब इसमें अच्छे से स्टीम बन जाएगी तो इस तरीके से प्रेशर आने लग जाएगा और कुकर में, इसका मतलब है आपको इसका प्रेशर रिलीज करना है यहाँ से। तो प्रेस करिएगा यहाँ से हल्के से। इसके बाद वापस से स्टीम आएगी, जितनी सीटी आपको दिलवानी है। लाइक राइस है तो 2 सीटी इज इनफ, और अगर आपने सोक नहीं किया है तो 3 सीटी हो जाती है। अगेन यहाँ प्रेशर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी स्टीम बाहर आ रही है। यहाँ से हम हल्का सा प्रेस करेंगे। That's it। जब मैंने कंसीव कर लिया, पहले तो मुझे कंसीव करने में बहुत टाइम था,
मतलब 4 से 5 महीने मुझे लग गए कंसीव करने में, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, थोड़ा डिप्रेशन में भी चली गई थी कि कंसीव नहीं हो रहा है, कि अब शायद कंसीव नहीं भी होगा, क्योंकि मिसकैरेज देन अबॉर्शन, मेडिकल अबॉर्शन भी था मेरा। तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि यार इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है बॉडी के अंदर, और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो मैं कोई पिल्स वगैरह नहीं ले रही थी प्रेगनेंसी को स्किप करने के लिए, बट स्टिल माइंड में बहुत सारे थॉट थे। एनी हाउ, मैंने जब कंसीव किया तो नवरात्रि का ही टाइम था, और नवरात्रि आने वाली है, तो उस टाइम पे मैंने कंसीव किया। और जब ऑब्वियसली पहले तो पता चलता नहीं है और बाद में पता चलता है, मुझे काफ़ी बॉडी में थोड़ा सा पेन बना रहता था, और स्टमक में एक भी बना रहता था, बहुत लेज़ी भी फील होता था। तो ये जो सिम्टम थे ना, लेज़ी फील होना, स्टमक एक होना और बॉडी में पेन होना, ये मेरे एकदम अर्ली वाले सिम्टम्स थे। और ब्रेस्ट पर दाने से आ गए थे, रेडिश से थोड़े थोड़े दाने से आ गए थे। तो ये जो रेडिश स्पॉट्स थे ब्रेस्ट पर, ये अनिका के टाइम पर भी थे। जब मैंने कंसीव किया था शुरुआत में सबसे पहला सिम्टम यही था। तो मैं एकदम से मेरे माइंड में आया कि यार ये चीज़ हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कहीं मैंने कंसीव कर लिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे माइंड में ये थॉट था, तभी मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि हुआ है कि नहीं हुआ है कंसीव स्टिल। देन इसके बाद में दिवाली वगैरह भी हो गई, और जो और कोई सिम्टम नोज़िया वगैरह मुझे नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा फीवर सा लगने लग गया था, फीवरिश फील होने लग गया था, थोड़ा जुकाम सा लगने लग गया था, और आंखें बहुत बंद होती थी, हल्का सा हेडेक भी रहता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे तो नहीं कहीं कोविड हो गया। अभी तो मैंने वैक्सीन करवाई थी, और वैक्सीन करवाने के बाद भी ये क्या हो गया अचानक से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस भगवान जी वेट कर रहे थे कि पहले मैं कोविड वैक्सीन लगवा करके सेट हो जाऊँ, उसके बाद फिर ये बेबी आए मेरी लाइफ में। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ। और सेकेंड जो सिम्टम था, ये पेन के साथ में, बॉडी पेन के साथ में और एब्डोमिनल पेन के साथ में, वो था फीवर आना। फीवर आया मुझे, बहुत दिन तक फीवर बना हुआ था। मैंने मेडिसिन भी ली, मैं डॉक्टर के पास भी गई, फीवर की मेडिसिन वगैरह भी ली, तब तक भी मैंने उस साइड पर नहीं सोचा कि क्या पता मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन एक हफ्ता बीतते ही मुझे और भी कई सारे सिम्टम्स थे जो कि दिखने लग गए, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, और नीचे आपको यूरिन वाली जो प्लेस होती है यानी वजाइना के आसपास, वो हल्का सा पेन रहना, बर्न तो नहीं होता था बट पेन रहता था। तो वो कुछ इस टाइप की चीज़ें थी, और प्यास बहुत लगती थी, थोड़ा भूख भी लगने लग गई थी, और अजीब सा रहने लग गया था, मूड स्विंग होने लग गए थे। अब तब तक मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेस्ट करना है। तो एकादशी का टाइम था, मॉर्निंग में ही मैंने टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव है। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, टेस्ट पॉजिटिव है। और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ था। मतलब जो सिम्टम्स मुझे दिख रहे थे वो पहली प्रेगनेंसी तो थोड़े से अलग थे, कुछ मैच हो रहा था, लेकिन जैसे कि कुछ चीज़ें अलग भी थी इस बार। तो मैं बहुत खुश थी, और इसके बाद ही मुझे नोज़िया स्टार्ट हो गया। और मैंने आपको ब्लॉग्स में शेयर भी किया है, स्टार्टिंग से ही जो भी चीज़ें फील हो रही थी मुझे, मैं सब चीज़ें रिकॉर्ड करती जा रही थी। मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर स्टिल मैंने सब चीज़ें रिकॉर्ड करी, एंड थैंकफुली मैंने सब रिकॉर्ड किया कि आज वो मेरी मेमोरी में है, अभी भी है। और फिर जब टेस्ट किया तो डॉक्टर से हम मिल कर के आए, तो डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया जो स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले, वो सब उन्होंने प्रेस्क्राइब किए, फिर हमने वो सब करवाए। लेकिन विद इन फ्यू डेज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जो नोज़िया था वो एकदम एक्सट्रीम साइड पे पहुंच चुका था, हल्की फुल्की जो वॉमिट हो रही थी, अभी ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, बहुत ही एक्सट्रीम हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी कि अनबियरेबल थी। पहले दिन में 3 से 4 बार वॉमिट होती थी, फिर उसके बाद 10 बार होने लग गई, फिर 15 से 20 बार होने लग गई, और ऐसा था मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई। मतलब मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। 15 से 20 बार अगर आपको वॉमिट हो रही है दिन में, बहुत होता है। तो ये होता है एक्सट्रीम साइड ऑफ नोज़िया, जिसे कि हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि नॉर्मल नोज़िया जो होती है उसमें आपको इतनी वॉमिट नहीं होती है, लगता रहता है, वॉमिट का एहसास होता रहता है, और कभी कभी हो भी जाती है। तो मैक्सिमम 3 to 4 टाइम हो जाती है वॉमिट। लेकिन जब आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होता है, जो एक्सट्रीम साइड ऑफ नोज़िया होता है प्रेगनेंसी का, उसमें आपको कम से कम आपको 5 to 10 टाइम्स वॉमिट आएगी ही आएगी दिन भर में, और उससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद से तो आपने सारे ब्लॉग्स देखे ही हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने शेयर करी। एंड अभी इतनी जल्दी सब टाइम बीत गया। मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैंने कई बार गिव अप किया, एक दो बार नहीं कई बार गिव अप किया, सिर्फ इस वॉमिटिंग और नोज़िया की वजह से। वो जो टाइम था वो बहुत पेनफुल था मेरे लिए, और
इस तरह से अगर मैं देखूँ तो मेरी पहली प्रेगनेंसी थोड़ी सी अच्छी थी। जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें मैं बहुत एकदम झेल जाने वाली चीज़ होती है ना, तो वो मेरे साथ हुई। मैं भगवान ने साथ दिया और सब अच्छा रहा अभी तक और आगे भी रहेगा। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा है तो आप ये मत सोचो कि ये नॉर्मल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी की शुरुआत में, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने का मन नहीं हो रहा है और बार बार वॉमिट आ रही है, कुछ भी खा रहे हो बार बार वॉमिट आ रही है, एवरी टाइम वॉमिट आ रही है, पानी पी रहे हो तो भी वॉमिट आ रही है, तो आप इग्नोर मत करो। हाँ, लोग हमें बोलते हैं कि ये सब नॉर्मल है, वॉमिट तो होती है। और मेरे टाइम पे भी मुझे ऐसे ही सब ने बोला था, तो मैंने तब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी होता है। और अगर हम सब लोगों की बात सुन लेते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यार ये कुछ जो होता है एक्सट्रीम साइड ऑफ नोजिया, जो जिसे हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम कहते हैं, ये भी कुछ होता है ना, तो ये मुझे पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ आप इग्नोर मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने डॉक्टर से बात करिए, उन्हें साफ साफ बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट हो गए इस मोमेंट पे तो बच्चे पे बहुत बुरा असर होगा, आपके ऊपर भी बहुत बुरा असर होगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगी। और अगर आप समय से डॉक्टर को बता पाओगे ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप फेस कर रहे हो, तो डॉक्टर आपकी टाइम से मदद कर पाएंगे और आप जल्दी ही रिकवर हो जाओगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद मुझे कई सारी मेडिसिन दी गई नोज़िया को कंट्रोल करने के लिए। दिन में 3 से 4 बार मुझे ये मेडिसिन खानी होती थी, एवरी मील के पहले, यानी खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले ये मेडिसिन खानी होती थी। तो मैं गॉड वो चीज़ याद करती हूँ तो बिल्कुल गूज़ बम्स आते हैं।